साजिद। टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हमें कोई सारी स्पेशलिटीज़ में रूमेटोलॉजी का बर्डन डिस्कस करें, क्योंकि अभी मैंने इंटरनल मेडिसिन भी किया, फिर रूमेटोलॉजी किया है, तो ओवरऑल हमारी जो ऑब्जर्वेशन है मेन बर्डन ऑफ डिजीज़ इन्फेक्शंस हैं और ऑटोइम्यून है। तो इन्फेक्शन भी हमारे यहाँ मोस्टली अनडायग्नोज जा रही होते हैं, हम उनको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, हमारे पास कोई कल्चर सेंसिटिविटी या इस तरह को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। इसी तरह ऑटोइम्यून है, तो ऑटोइम्यून भी अनडायग्नोज जाते हैं, हम ट्रायल बेसिस पे लोग स्टीरॉयड किसी को दे दिए, किसी की खुद ही रिजॉल्व हो गया तो वो कुछ अर्सा पेशेंट चल जाता है, उसके बाद दोबारा पेशेंट के रिकरेंट एडमिशन्स होते हैं। तो ये दोनों मेन बर्डन हैं मेरे ख्याल में पेशेंट के एडमिशन्स के, मॉर्बिडिटीज़ के, मोर्टेलिटीज़ की रीज़न्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक ओवरव्यू दिया जाए टू ऑल द स्पेशलिटीज़, बट अनफॉर्चुनेटली सारे लोग हमारे यहाँ पे नहीं होते। अब ये जो प्रेगनेंसी, रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने बहुत कुछ यहाँ से ऑब्ज़र्व किया है, सीखा है इसमें प्रैक्टिस में जाके कि प्रेगनेंसी में रूमेटोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड इवन मॉर्टेलिटी। तो लेकिन हमारे पास आई थिंक OBGYN में से शायद कोई भी नहीं है। बहरहाल अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी के जो इम्पैक्ट्स हैं इन डिजीज़ के ऑन प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी का इम्पैक्ट ऑन द ऑटोइम्यून डिजीज़, ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी की वजह से डिजीज़ फ्लेयर हो सकता है, डिजीज़ की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब भी कोई आप प्रेगनेंसी में जब भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ देखेंगे तो उसमें सर्टन रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में फ्लेयर आ जाता है। पेशेंट अनडायग्नोज है या इवन डायग्नोज्ड है और वो अनकंट्रोल डिजीज़ के ऊपर आपने प्रेगनेंसी पेशेंट की हो गई, उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट की जो अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो फ्लेयर हो जाती है, टिपिकली ल्यूपस। कुछ डिजीज़ हैं जो इम्प्रूव होती हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यू टू प्लाज्मा एक्सपेंशन, लेकिन जो SLE है टिपिकली इसके फ्लेयर्स आ जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, समझ नहीं आ रही होती ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, हालांकि उसकी ऑटोइम्यून डिजीज़ एक्टिव है। जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइकवाइज रीनल ल्यूपस एंड प्री क्लैम्शिया, नेफ्रोलॉजिस्ट भी बेहतर जानते हैं, उनको भी बार बार बुलाया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में इट सेल्फ प्रोटीन यूरिया होता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन SLE पेशेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन के इनको प्रेगनेंसी की वजह से प्रोटीन यूरिया है या पेशेंट की डिजीज़ एक्टिव है। तो उसमें सर्टन मार्कर्स हैं जो हम सर्टन क्राइटेरियाज़ हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनको प्रेगनेंसी की वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है या डिजीज़ एक्टिव है। इसी तरह प्री क्लैम्शिया आप सब जानते हैं, ये भी ऑटोइम्यून में वर्स होता है। जैसे ये मोस्ट कॉमन हमारे पास डिजीज़ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो ये डिज़ीज़ है हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट रेफ़र इसके बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। वो इसलिए हो रहे होते हैं कि एक मतलब हर क्लिनिशियन को पता है कि एंटीफॉस्फोलिपिड में एबॉर्शंस होती हैं या एंटीफॉस्फोलिपिड में DVTs होती हैं, तो वो हमें पेशेंट बार बार इस डिज़ीज़ के साथ, इस सस्पिशन के साथ रेफ़र कर रहे होते हैं। तो एंटीफॉस्फोलिपिड करता क्या है, रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, IUGR है, थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, लिवाइडो रेटिकुलरिस का रैश है, एंड हेल्प सिंड्रोम जो कि एक नॉर्मल चीज़ मतलब सेल्फ रिजॉल्विंग है, लेकिन जब अगर एंटीफॉस्फोलिपिड के साथ हो तो इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी मोर्टेलिटी हाई है अगर अंडरलाइंग ये है एंटीफॉस्फोलिपिड। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेरे ख्याल में हम सब एज ए क्लिनिशियन जानते हैं कि रूमेटॉइड प्रेगनेंसी में इम्प्रूव करता है ड्यू टू प्लाज्मा एक्सपेंशन। दीज आर द कॉजेज़ ऑफ बैक पेन इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट खातून आएंगी तो वो बहुत कंप्लेंट होती है कि हमें जी कमर में दर्द है। तो कमर में दर्द की क्या रूमेटोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, और ये वैसे जनरल रीजंस भी साथ मेंशन है। एक तो वेट गेन, दूसरा पोस्चर चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी आपकी शिफ्ट हो गई पेशेंट का, तो सारा बैक पे प्रेशर है। हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, मसल सेपरेशन है और वर्सनिंग ऑफ शियाटिका। किसी को अगर अंडरलाइंग शियाटिका है तो उसका प्रेगनेंसी में ज़ाहिर है उस पर प्रेशर आता है डिस्क के ऊपर, तो और ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन इन प्रेगनेंसी। कैन एनीवन गेस दैट व्हाट दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? बच्चे को क्या है? हेलियोट्रोप, स्टीवन जॉनसन, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? SLE,
मतलब सर्जन आर गुड इन क्लिनिकल. हाँ, यस, इट इज़ टिपिकल नियोनेटल ल्यूपस. तो इफ अ पेशेंट इज़ अ केस ऑफ अंडरलाइंग SLE एंड उनके अंदर रो लॉ एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो नियोनेट को नियोनेटल ल्यूपस होने का खदशा है. एंड द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ नियोनेटल ल्यूपस इज़ SLE रैश. तो बच्चा आएगा तो उसको रैश होगा और ये डिसअपेयर होता है, सेल्फ रिजॉल्विंग है. इसके साथ साथ कुछ सर्टन और मैनिफेस्टेशन होती हैं लाइक न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ LFTs एंड दीज ऑल सेटल डाउन विद इन 6 months. अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि SLE के साथ ये हो सकती हैं सारी चीज़ें, ये बच्चा या स्टीवन जॉनसन के साथ एडमिट होगा या इसको कुछ सेप्सिस के साथ एडमिट होगा और इसके साथ डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस होंगे और ये कुछ और एक्वायर कर लेगा. तो इसलिए इन चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है. Yes, maternal transfer to the neonate through placenta. What about breast milk? No, it is not. It is just through placenta. The mother can feed the baby. Yes, mother can feed them. Having active lupus, she can still feed. Yes, there is no contraindication for lactation except if she is taking some medication. तो वो फिर वो डिफरेंट वो है. अच्छा, ये रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस, शॉगरन एंड SLE, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर रो लॉ पॉजिटिव है और नियोनेटल ल्यूपस है. रो लॉ एंटीबॉडीज, दीज आर द शॉगरन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बट दे कैन बी प्रेजेंट इन अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस. मोस्ट कॉमन इज SLE. And if some mother is having these antibodies positive, then there is a risk to neonate to develop the neonatal lupus and heart block. अगर आप इस रो लॉ एंटीबॉडी पॉजिटिव की मदर को मॉनिटर नहीं करते ड्यूरिंग जेस्टेशंस, देन शी कैन लॉस द प्रेगनेंसी. तो इसमें जो प्रेगनेंसी ओवरऑल रिस्क लॉस है दैट इज़ 2%, लेकिन एक दफ़ा हो गया तो देन नेक्स्ट 20% है. हर प्रेगनेंसी में 20% उसको रिस्क होगा हार्ट ब्लॉक का. ये जो हार्ट ब्लॉक है ये ट्रीटेबल है. अगर आप इसको ड्यूरिंग जेस्टेशन डिटेक्ट करते हैं, इट इज़ ट्रीटेबल, आप बेबी सेव कर सकते हैं. इसके लिए आपको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए. फीटल एकोकार्डियोग्राफी सिंपल टेस्ट है, कोई हाई फाई नहीं है, और हम 16 वीक से 24 वीक्स तक उसको वीकली फीटल एकोकार्डियोग्राफी कराते हैं जिससे बच्चा हम सेव कर सकते हैं. अगर आप डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे पकड़ लेते हैं तो आप बच्चे को सेव कर सकते हैं. थर्ड डिग्री पे वो पेस मेकर पे चला जाएगा. इंट्रागेस्टेशनल. और अगर फर्स्ट सेकंड डिग्री आपको आ गया तो आप सिंपल स्टीरॉयड, बीटामिथासोन वगैरह वो आप देंगे, उसी से ही ये वापस आ जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं. साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दें तो उससे भी रिकवर हो जाते हैं. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्री टर्म ये पता हो कि ये क्या है. अगर पेशेंट को रो लॉ पॉजिटिव है तो आपको मॉनिटरिंग ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वरना प्रेगनेंसी लॉस करेंगे. बाकी ये कॉम्प्लिकेशन के फीटल लॉस, IUGR, प्री मेच्योर डिलीवरीज, आप सबको पता है. जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इज़ द मोस्ट कॉमन एंटिटी जो पढ़ाई जाती है हमें MBBS के लेवल से कि मिस रिकरेंट अबॉर्शन है तो एंटीफॉस्फोलिपिड का सोचें. तो बाकी भी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनमें भी प्री मेच्योर डिलीवरीज एंड रिकरेंट अबॉर्शंस, IUGR, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो मैसेज के जब भी कोई खातून प्रेगनेंसी में आपके पास आएगी एंड अगर उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ डायग्नोज्ड है तो आपने ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. और अगर आपको लगता है कि प्रेग्नेंट खातून को कोई आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ लग रही है तो आप ज़रूर ये चीज़ें अपने जहन में रखें. हर SLE फीमेल की रो लॉ एंटीबॉडी ज़रूर चेक करें, मस्ट. ठीक है. और अगर उसको साथ कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी APLs भी ज़रूर चेक कर लें. ठीक है. तो हम बहुत सारी चीज़ों से आप बचा सकते हैं पेशेंट को. ये है कुछ सर्टन जो कॉमन हमारी रोमेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं, ये उसकी एक लिस्ट है. और ये ऑटोइम्यून, प्योरली ऑटोइम्यून डिजीज़, SLE, स्क्लेरो, डर्मेटोमायोसाइटिस, वेस्कुलाइटिस, RA, शॉगरन, बेशर्ट, सार्कोइडोसिस, ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ज़्यादातर पीडियाट्रिक में एनकाउंटर होती हैं. आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन किताबों में आप पढ़ते हैं फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर. ठीक है. तो दिस इज़ कॉमन मोस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. तो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑटो इम्यून नहीं होता. इसका यह है कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी, इसका रिस्पॉन्स
आपका बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इस तरह की चीज़ें ल्यूकोट्राइन्स वगैरह उनका ज़्यादातर रोल होता है इसमें। तो ये ऑटो इन्फ्लेमेटरी हैं, ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी में ये डिफरेंस है। और ऑटो इन्फ्लेमेटरी यूजुअली रिमिशन रिलैप्सिंग के साथ आते हैं और सर्टन सम टाइम रिकवर भी कर जाते हैं। इसमें जो अब न्यू इमर्जिंग एंटिटी है, दीज आर IgG4 रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये IgG4 रिलेटेड डिसऑर्डर हर जगह आ गए हैं अब। ये आपको सर्जरी में मिलेंगे, आपको मेडिसिन में मिलेंगे, आपको गायनी में मिलेंगे, आपको ENT में मिलेंगे, आई में मिलेंगे, ठीक है। तो ये न्यू इमर्जिंग एंटिटी है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। आपको यूरोलॉजी में मिल, हर जगह IgG पहुंचा हुआ है। तो ये आजकल बहुत मतलब ना रूमेटोलॉजिस्ट में हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ये ENT कान है और सारिज हेयर। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, ENT को, कान को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से हर एंगल से देख रहे हैं उसको कि क्या हो गया। तो पीपल कैन कम टू यू विद डेफनेस और कुछ नहीं होता, नथिंग एल्स। सिर्फ क्या है जी, सुनाई नहीं देता। पेशेंट की डेफनेस की कॉज मिल नहीं रही, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक है, कोई परफोरेशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं, कुछ नहीं, जस्ट डेफनेस। तो दीज और मोस्ट कॉमन इज सेंसरी न्यूरल। जो ऑटो इम्यून ईयर डिजीज़ है, इसमें मोस्ट कॉमन सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है। और ये अगर अनडायग्नोज चली जाए तो परमानेंट हेयरिंग लॉस है, परमानेंट हेयरिंग लॉस। एंड यू कैन सेव द ईयर जस्ट विद स्टीरॉइड्स, कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप इसको डिटेक्ट नहीं करते तो आप परमानेंट हेयरिंग लॉस, पेशेंट आपका परमानेंट हेयरिंग लॉस में जाएगा। तो ऑटो इम्यून ईयर डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रूमेटोलॉजिकल डिजीज़। मेरे पास हैं 2-4 पेशेंट हैं जिनका हेयरिंग लॉस है एंड पूरा ENT घूमे हैं, वो लाहौर तक घूमे हैं, तो कोई नहीं पता लग रहा था। तो मेरे पास आया वैगनर था, तो स्टीरॉयड दिए तो उसकी पार्शियल रिकवरी हुई। तो अगर टाइमली अगर डिटेक्ट कर लोगे तो वो कंप्लीट रिकवर होगा पेशेंट। ये क्या है, कोई बता सकता है? एक्सोफ्थेल्मोस, गुड। Most common cause of exophthalmos, hyperthyroidism. Okay, that's great. But this exophthalmos can has many causes other than hyperthyroidism. और रूमेटोलॉजी की आप बात करें तो IgG4 रिलेटेड डिजीज़ेस जैसे मैंने बताया वो पीछे डिपॉजिट होती हैं, आई बॉल बाहर आता है। इसी तरह सार्कोडोसिस है, SLE है, ठीक है, अदर रूमेटोलॉजिकल एमलाडोसिस वगैरह, तो इन सब में प्रोप्टोसिस होता है। एंड इसके अलावा सम टाइम GPA वैगनर्स में प्रोप्टोसिस होता है। तो इसके अलावा सम टाइम कोई सिम्टम और नहीं होती सवाई इसके। और आई फिजिशियंस दे यूज टू रेफर दीज पेशेंट टू अस, और वो भी अगर कोई क्लेवर आई फिजिशियन सर्जन है, अदरवाइज ये भी पेशेंट रोटेट होता रहेगा। तो ये तो सिर्फ एक्सोफ्थेल्मोस है। आई की बाकी मैनिफेस्टेशन सिंपल कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, एपीस्क्लेराइटिस, स्क्लेरोमलेशिया, ठीक है। तो बाकी यूवीआइटिस वगैरह आपने देखा होगा, कितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें यूवीआइटिस हो जाता है। तो आई की जो मैनिफेस्टेशन है ऑटोइम्यून डिजीज़ में, दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर मिस्ड, और उनको इन्फेक्शन की लाइन पे ही ट्रीट होते रहती हैं वो। तो अगर कोई सर्टन कोई है डॉक्टर जो जानते हैं इन चीज़ों को तो वो तो पिक करते हैं, अदरवाइज ये ऐसे बस रोटेट होते रहते हैं पेशेंट। ये क्या है भाई, कोई बता सकता है? ये बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन आपके पास OPDs में आती हैं। आप लोग क्या देते हो, ऑगमेंटिन वगैरह, क्या है ये? दिस इज नॉट सेलुलाइटिस, एक्जिमा, ओके फाइन। आपके पास ये OPD में आएगा पेशेंट तो क्या करोगे? नो इट्स नॉट एरिथेमा नोडोसम, ऐसे नहीं होता। दिस इज सेलुलाइटिस, ठीक है। तो आप इसको आओगे तो एंटीबायोटिक दोगे। एंड ये क्या है? इसको मेरे ख्याल में IV एंटीबायोटिक देंगे हम। ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस, ओके। एनीवन एल्स? इट्स पायोडर्मा, नो। और anyone else? Have you heard of paniculitis? Paniculitis. Sort of vasculitis. It's sort of vasculitis. It may be vasculitis, Maybe vasculitis. but it can be manifestation of any underlying infection as well.
तो दिस इज़ बेसिकली पेनिकुलाइटिस, ठीक है। सम टाइम हम इन सारी चीज़ों को एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और आपने देखा होगा मरीज़ ने बताया जी मैंने हफ्ता ऑगमेंटन खाई, 14 दिन ऑगमेंटन खाई, महीना ऑगमेंटन खाई, नहीं सेटल हो रहा। हमारे पास आएगा, हम या तो एनसेड दे देंगे, स्टीरॉयड दे देंगे, पेशेंट सेटल हो जाएगा। हाँ, कोई लेंजोलिट पे डाल देंगे इनको, तो ठीक है। तो ये कोई इंजेक्टेबल पे चलाएंगे, नहीं जी हो रहा, नहीं जी सेटल हो रहा। तो दीज आर पेनिकुलाइटिस। तो जब तक आप इनको एनसेड ना दें, स्टीरॉयड ना दें, एमिनोसप्रेसर ना दें, ये सेटल डाउन नहीं होते। और डर के मारे कोई देता नहीं कि इन्फेक्शन हो तो फ्लेयर हो जाएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यस इट इज़ जस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड डायग्नोस्टिक इज बायोप्सी ऑब्वियसली। ये क्या है, ये भी पेनिकुलाइटिस है? बताएं सर। अच्छा, हम बताएं। ये आपको लगता है कि ये रैश है? रैश तो लगता है ना, यहाँ तक तो एग्रीड हैं आप लोग। हाँ, सो दिस इज वेस्कुलेटिक रैश। अगर ये आपके पास होगा, पैल्पेबल होगा, ठीक है, नॉन ब्लैचेबल होगा, और ये मोस्ट कॉमन साइट इज़ लोअर लिम्ब, सो दिस पर्सन इज हैविंग वेस्कुलेटिक रैश। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ये आपको वेस्कुलाइटिस की जो स्किन मैनिफेस्टेशन है वो नज़र आ रही है कहीं कहीं। और ये अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्सर बनेंगे इनको। अंजुम, दिस इज एरिथीमा नोडोसम, ठीक है। शिन पे, काफ पे, नीचे लोअर लिम्ब में कहीं भी ये वैसे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन शिन होती है। दिस इज एरिथीमा नोडोसम। हाँ, एरिथीमा नोडोसम इज द मोस्ट कॉमन सब क्लास ऑफ पेनिकुलाइटिस। एरिथीमा नोडोसम बेसिकली पेनिकुलाइटिस है इटसेल्फ, लेकिन इट इज़ मोस्ट कॉमन पेनिकुलाइटिस, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट मैंने अगर मैं स्पेशलिटीज़ की तरह हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर में आप नहीं कवर कर सकते उन चीज़ों को। तो मैंने यूँ किया कि डिजीज़ वाइज पिक्टोरियल एक ले ली हैं कुछ पिक्चर्स, और उसमें देखें हेड टू टो सब कुछ आ जाता है। तो ये अगर हम मोस्ट कॉमन जो ऑटोइम्यून डिजीज़ एसएलई हर बंदे को पता है, हर बंदा उसको प्रैक्टिस में एनकाउंटर भी करता है, देखते भी हैं आप लोग। तो एसएलई हेड टू टो कहीं भी जा सकती है। सम टाइम मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन, आपको पता है मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, देन इट कम्स टू और माउथ, ओरल अल्सर्स वेरी कॉमन मैनिफेस्टेशन, और ये स्किन रैश, बटरफ्लाई वगैरह, फोटोसेंसिटिविटी। उसके बाद हार्ट में कुछ भी हो कर सकता, एंडोकार्डाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। इस तरह जीआईटी में, ब्लड में, मतलब आप अब इसमें आपने जो क्राइटेरिया पढ़े हैं किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ के, दे आर फॉर रिसर्च पर्पस, दे आर नॉट देयर टू डायग्नोज द पेशेंट। पेशेंट डायग्नोसिस आपका क्लिनिकल जजमेंट एंड सर्टन लैब्स, ठीक है। समटाइम एसएलई सिर्फ ओरल अल्सर के साथ आएगी, कुछ नहीं होगा, और समटाइम एसएलई आर्थराइटिस के साथ आएगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं बस, और कुछ नहीं है। तो दिस इज एसएलई। आपने देखा होगा समटाइम आपके पास आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं एंड उनका आरए फैक्टर नेगेटिव होता है, फिर आप उनका सीसीपी करा लेते हैं, चलो वो भी नेगेटिव होता है, उसके बाद आप मरीज़ को छोड़ देते हैं, या फिर समझ नहीं आती व्हाट टू डू नेक्स्ट, गेट द एएनए डन, ठीक है। इट मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूपस, और वो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कई महीने चले हो सकता है, अगले साल पूरे 2 साल ले जाए, सिर्फ जॉइंट पेन, कुछ नहीं हो रहा, और हम ट्रीट नहीं करेंगे तो एक दिन वो ल्यूपस नेफ्राइटिस के साथ एडमिट हो जाएगी यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसलिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं ये आपके रिसर्च पर्पस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पेशेंट किसी कंप्लेंट के साथ आ रहा है, उसको कुछ है, आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे, सम टाइम आपको शॉगरन आर्थराइटिस के साथ मिलती है, कुछ नहीं और होता, आपको एएनए नेगेटिव, आपका आरए फैक्टर नेगेटिव, सब नेगेटिव है, व्हाट टू डू, पता लगता है शॉगरन है, ईएनए में रोल ऑफ पॉजिटिव है, तो आप 1-2 और क्वेश्चन करोगे अगर, तो आप पहुंच सकते हो चीज़ों पे, ठीक है। तो इसलिए आपने पेशेंट को छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसी तरह रीनल इन्वॉल्वमेंट इज़ मोस्ट कॉमन इन ल्यूपस। पेशेंट आएंगे प्रोटीन यूरिया, अर्ली प्रोटीन यूरिया के साथ, सम टाइम नेफ्रोटिक, नेफ्रिटिक या सब नेफ्रोटिक, नेफ्रिटिक, ठीक है। तो ये नेफ्रोलॉजी वाले हमें बेहतर मतलब इनको आइडिया है। एक हमारे पास क्राइटेरिया यूज़ होता था, स्टैंड अलोन क्राइटेरिया,
वो आजकल भी कुछ जगहों पे यूज़ होता है, स्टैंड अलोन क्राइटेरिया। उसका ये मतलब है कि इफ़ समवन इज़ हैविंग ANA पॉजिटिव अलॉन्ग विद रीनल इन्वॉल्वमेंट ओनली, दैट इज़ SLE, और कुछ भी नहीं है तो वो ल्यूपस है। ठीक है, सम टाइम ANA नेगेटिव SLE आपको मिल जाती है, आपको DS-DNA कराना पड़ता है। आपने देखा होगा शायद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि ANA नेगेटिव है, DNA पॉजिटिव आ जाता है। ANA बेसिकली इज़ ऐसे समझ लें कि हमारा ना एक बस इनिशियल, हाँ जस्ट इट इज़ लाइक कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ANA ESR इज़ नॉट नेसेसरली के, हाँ ESR वैस्कुलाइटिस में ज़्यादा मतलब वो रेज होगा, लेकिन बाकी ऑटोइम्यून में नहीं भी हो सकता। बट ANA आपका हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब ANA पॉजिटिव आता है, इट डज नॉट मीन दैट SLE ओनली, उसके इट मीन्स ईदर सम ऑटोइम्यून और अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी और क्रॉनिक इन्फेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइटर ऑफ ANA एंड देन द पैटर्न ऑफ ANA। टाइटर का मतलब तो टाइटर है 100, 200, 300 कितना, और पैटर्न का मतलब है उसकी पैटर्न क्या है। आपने देखा होगा ना, होमोजीनस, स्पेकल्ड, ठीक है, सेंट्रल, इस तरह पेरिफेरल, तो रिंग शेप्ड, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या होगा। सब पैथोलॉजिकल हैं, लेकिन आप अगर हमारी जो पैटर्न है ना, उसके जो पैटर्न्स हैं वो हर रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में मिल सकते हैं। फिर हम साथ में टाइटर भी देख रहे होते हैं। तो जो कॉमन जो हमारे पास 1/160 जो टाइटर है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन में मिल जाता है। एंड अदर ऑटोइम्यून, जैसे अब IBD है, ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ GIT हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, IBD हैं, बाकी इनकी जो डिजीज़ होती हैं GIT की, उसमें भी ANA पॉजिटिव मिल सकता है आपको, लेकिन उसका टाइटर 1/160, 1/320, 1/600 इतना ही होगा। तो अगर इस टाइटर के साथ ANA पॉजिटिव आ रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। SLE बना के भेज नहीं देना, उसको आपने फर्दर देखना है कि भाई हमें और ये क्या है। समटाइम मेलिग्नेंसी निकल आती है, सिंपल ट्यूमर, कोई हीमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी निकल आएगी, कोई और ऑटोइम्यून निकल आएगी। तो ANA पॉजिटिव इन अ डेंजरस टाइटर जोन, डेंजरस टाइटर जोन है 160, 160 आप याद रखें। अगर 160 में कोई इससे ऊपर जा रहा है ना तो कुछ है, यानी कि उसकी नॉर्मल कम है। नॉर्मल में आपने देखा होगा ANA 160 पे वो नेगेटिव नहीं लिखते, ANA 181 सिर्फ 80 पे वो लिख देते हैं ANA नेगेटिव। हाँ, हमें जो अब दुनिया में यूज़ होता है और प्रैक्टिस में वो अमीनोफ्लोरेसेंस है, IFA। जो एलाइजा के साथ ANA होता है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट इट। हमारे सिस्टम से तो रिमूव हो जाना चाहिए, अच्छी लैब्स में नहीं होता अब एलाइजा से, लेकिन पेरिफेरी में आप देखोगे ना, अभी भी बहुत सी लैब्स हैं जो एलाइजा से कर रही हैं। तो आप एलाइजा वाला ANA एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेवर एक्सेप्ट। जो ये हम अभी बात कर रहे हैं मेथड की, कि जैसे आप हेपेटाइटिस B C स्क्रीनिंग के साथ अब नहीं होती, एलाइजा आ गया है, तो किट मेथड। तो लाइकवाइज यहाँ भी आप एलाइजा एडवाइस, यहाँ एलाइजा से भी हम आगे हैं, यहाँ पे हम IFA पे हैं, अमीनोफ्लोरेसेंस पे हैं। तो आपने एलाइजा से ANA कभी एक्सेप्ट नहीं करना, उसको वापस करें, उसको किसी ऐसी लैब से कराएं जो IFA से कर देता हो। हमारी लैब में एलाइजा से होता है, दोनों ऑप्शन है, वो आउटसोर्स कर देते हैं आई थिंक। डिपेंड करता है आपने कौन सा सिलेक्ट किया। हाँ, अगर आपने सिंपल ANA सिलेक्ट किया वो होगा, वो एलाइजा से होगा। जो ANA बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो लिखा होगा साहब। तो आपने हमेशा अमीनोफ्लोरेसेंस, आप लोग सर इसमें ये है कि हम अगर क्लिनिशियन जानता है कि मैंने ये वाला टेस्ट इस मेथड से करवाना है, तो मेरे ख्याल में फिर लैब खुद ही एक दिन वो जो लैब्स हैं वो उसको रिप्लेस कर जाती हैं। आप एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जानते हैं ना, नहीं, मैं तो आप सारे लोग हम नहीं जानते। अब आज सबको पता लग गया कि ANA आपने IFA से कराना है, एलाइजा से नहीं, ले एक्सेप्ट ही नहीं करना। इट शुड बी रिमूव्ड।
इट शुड बी रिमूव्ड। आई एग्री विद यू कि इट शुड बी रिमूव्ड, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आपको जो भी पॉलिसी या जो भी फॉलो करना है वो तो मैं तो डॉक्टर नाजिया को कम्युनिकेट ज़रूर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो आपकी स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स आप सब ने देखे होंगे, सबको डे टू डे रूटीन में मिलते हैं। अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दो हैं, एक स्किन, दूसरा जीआईटी। ठीक है, अगर आपके पेशेंट स्किन टाइटनेस हो रही है और उसको, या फिर पेशेंट को डिस्फेजिया है, थिंक ऑफ स्क्लेरोडर्मा। एक चीज़ लफ्ज़ यूज होता है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस साइन स्क्लेरोडर्मा, किसी ने सुना हुआ है? क्या होता है भाई संजू? एग्जैक्टली तो उसमें स्किन कभी भी पेशेंट की स्क्लेरोज या थिक या थिन कुछ नहीं होगा, बाकी मैनिफेस्टेशन सब आ जाती हैं। तो इसलिए सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ज़्यादातर डर्मा में पहले या जा रहे होते हैं या जीआईटी के पास जा रहे होते हैं। आप लोगों के पास जॉइंट पेन के साथ आ सकते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट, अभी और कुछ नहीं हुआ, जॉइंट्स पेन है बस। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का डायग्नोसिस इन टाइम वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसको टाइमली डायग्नोज नहीं किया तो पेशेंट को जितनी कॉम्प्लिकेशन ऑटोइम्यून की है वो आएगी, और बाद में फिर हम बहुत ज़्यादा पेशेंट की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, डर्मेटोमायोसाइटस ये न्यूरोलॉजी में बहुत इनकाउंटर हो रहे होते हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ में भी आ रहे होते हैं मसल वीकनेस के साथ। ठीक है, तो वेन एवर यू गेट अ पेशेंट विद मसल वीकनेस, ऑलवेज आस्क अबाउट जॉइंट पेन्स एंड स्किन इन्वॉल्वमेंट। सो यू शुड नॉट मिस। अगर आप में से कोई भी डर्मेटोमायोसाइटस डायग्नोज कर लेता है ज़बरदस्त, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना भाई? इसकी मिलिग्नेंसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और पहले 3 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 ईयर हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि मिलिग्नेंसी ना हो पेशेंट को। तो डर्मेटो, यस वी डू स्क्रीन ब्रेस्ट, जीआईटी, वो कोलोरेक्टल, बाकी जो पेल्विस या लाइक ओवेरियन और यूटेराइन। ठीक है, तो कोई भी मिलिग्नेंसी इसके साथ एसोसिएट होती है, सॉलिड ऑर्गन या हॉलो ऑर्गन मिलिग्नेंसी। वी प्रॉपरली स्क्रीन दम, वी कंटिन्यूसली स्क्रीन दम। हाँ ठीक है, तो डर्मेटोमायोसाइटस अगर कोई डायग्नोज कर भी ले तो उसको आपने मतलब यू शुड नॉट ड्रॉप, या तो आप खुद फिर करें स्क्रीन या उसको रेफ़र कर दें। ठीक है, टू अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक। बाकी आगे आपका ये रूमाटाइड है। रूमाटाइड आर्थराइटिस तो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीट होता है, बहुत ज़्यादा मेल ट्रीट भी होता है, मिस ट्रीट भी होता है। ठीक है, मिस डायग्नोज भी होता है। लेकिन ये हमारे पास आप देखोगे आपकी रूटीन में इतने मरीज़ क्या है जी, बर्नआउट डिजीज़ है, हाथ टेढ़े शेढ़े हो गए हैं, जो टेढ़े हो गए हैं, बस दैट्स ऑल। तो आपने क्यों वो टेढ़े हुए, क्यों, क्वेश्चन ये है क्यों टेढ़े हुए? क्योंकि वो डायग्नोज तो चलो हो गया, ट्रीट नहीं हुआ। रूमेटाइड आर्थराइटिस को बहुत एग्रेसिव मैनेज करना होता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं उसके एक्टिव एलिमेंट रह गया तो जॉइंट खा जाएगा वो, और आपको सबको पता है जॉइंट इरोजन्स होती हैं। तो अगर जॉइंट इरोजन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो जॉइंट तो ख़त्म, वो इरोजन वापस तो नहीं आएगी। तो आप वहाँ उसको रोक सकते हो एक जगह जहाँ वो डिफॉर्म हो गया है, लेकिन आगे डिफॉर्मिटीज़ अगर आप ट्रीट नहीं करते बढ़ती जाएंगी। फिर एक टर्म यूज़ करते हैं बर्नआउट डिजीज़, ये हम मेडिसिन में सुनते होते थे। बर्नआउट डिजीज़ का मतलब क्या है जी, अगर कोई बंदा बिल्कुल टेढ़े जोड़ लेके आ गया, उसको ट्रीट ही नहीं करना, छोटा मोटा स्टीरॉयड दे दिया, पेन किलर दे दिया, दैट्स ऑल, और लफ्ज़ यूज़ होता है कि बस ख़त्म। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपने उसको एंड तक ट्रीट करना है, क्योंकि रूमेटाइड एक सिस्टेमिक डिजीज़ है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन ऑर्गन इज़ लंग्स। अभी हमारे पास आते हैं पेशेंट तो जैसे चेस्ट सुनते हैं क्रैकल्स हैं, क्योंकि उनकी चेस्ट कोई सुनता ही नहीं, या कोई अगर सुनता है तो गौर ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप टाइमली उसका इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नहीं पकड़ेंगे, वो क्या खाता रहेगा, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, इस तरह की दवाइयाँ। और बाहर के सेटअप में तो अब मेथोट्रेक्सेट देना लग गए हैं वो, इवन इन आईएलडी, क्योंकि वहाँ पे मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी है। पेशेंट की स्पायरोमीट्री होगी, पल्मोनोलॉजिस्ट देखेगा, पेशेंट फॉलो करेगा। हमारे यहाँ प्रोकोलेजन 3 लेवल्स हैं, कोई उसकी मैथो की वजह से हो तो नहीं रहा, वर्स तो नहीं कर रहा फाइब्रोसिस, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर फिजिशियन को पता है कि मेथोट्रेक्सेट से आईएलडी वर्स करता है, ऐसे है। तो अगर आप मेथोट्रेक्सेट में आईएलडी में एमटीएक्स लिख दोगे तो बाहर जाके वो डॉक्टर उसको, कोई भी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठा होगा, वो कह देगा कि ये तो आपको गलत दवाई मिल रही है।
ये तो आपके फेफड़े और ख़राब कर रही है। तो ये प्रैक्टिस हम पाकिस्तान में मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। When do you start biologics? जो इस पे जो अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट आ गई है तो इन आवर सेटअप हम उनको ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जो फाइब्रोसिस करेगी। मतलब हमारी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ना ही एजुकेट की है। हमने ये क्वेश्चन आपने मेंटोर से किए थे कि क्योंकि अब बाहर की दुनिया दे देती है तो शुड भी, उन्होंने हमें ये वाली जो लिमिटेशंस बताई थी कि पाकिस्तान में पेशेंट फॉलो भी नहीं करता और ना ही मॉनिटरिंग होगी। तो अगर मैथो से या लिफ्लुनामाइड से लंग फाइब्रोसिस वर्स कर रहा है तो वो इट विल कीप ऑन वर्सनिंग। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई माइल्ड ट्रीटमेंट नहीं, अब तो आपको अग्रेसिवली ही ट्रीट करना है डिजीज को। एग्जैक्टली वो फिर यूँ है कि आप बताने का मकसद ये है कि अगर आप अर्ली चीज़ें पिक नहीं करते, एक पेशेंट है कफ है डिस्निया के साथ आ रहा है, आपने उसका लंग्स नहीं पिक किए, पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी उसको इग्नोर किया, ठीक है, तो वो बाद में जब पेशेंट डायग्नोज हुआ उसको NSIP या UIP हुआ हुआ है, तो वो फिर हमारे लिए ये होता है कि हम फिर सीधा किसी बड़ी मेडिसिन पे जाते हैं जिसको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। नहीं, जो आपके पास सीवियर आरए के साथ आ गया, आप स्टेप अप अप्रोच पे जाते हैं या स्टेप डाउन अप्रोच पे जाते हैं? सर अब यू हैव टू लुक के ये ले क्या रहा है, क्या ले चुके हैं, कितनी डोज में ले चुके हैं, कब से ले चुके हैं, कंप्लायंस क्या रही है इनकी, देन यू डिसाइड द फर्दर ट्रीटमेंट। सम टाइम हमारे यहाँ होता है कि वो लो डोज पे रहते हैं डीमार्स की, ठीक है, एक डीमार्स दो हफ्ते दिया पेशेंट ठीक नहीं हुआ, दूसरा डीमार्स, फिर 2 हफ्ते दिया पेशेंट ठीक नहीं हुआ, कोई और डीमार्ट दे दिया। बहुत से लोग स्टीरॉयड के ऊपर इक्तफा करते हैं कि स्टीरॉयड खाते रहो बस, पेशेंट की जॉइंट जो पेन्स हैं वो ठीक हैं, बस ठीक है खाते रहो। तो अब आपके पास आते हैं कितने कुशिंगॉइड पेशेंट हैं, इतने अरसे से स्टीरॉयड पे हैं, कोई उनको डीमार्ट नहीं देता। स्टीरॉयड इज़ नॉट ए डीमार्ट। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इवन माइल्ड भी है, बट इट्स डायग्नोज्ड यू हैव टू ट्रीट इट। यू आर 100% राइट। लाइक देयर इज नो माइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड। बिल्कुल, आर जब भी आ गया है आप एग्रेसिव हो जाओगे अगर आपने मरीज़ को बचाना, उसकी मॉर्बिडिटीज़ बचानी है तो, वरना ज़ाहिर है। Yes, early diagnosis, early aggressive and appropriate treatment, it can stop the erosion of joints और आपके पेशेंट की डिसेबिलिटी बच सकती है। तो आप देखें, डायरेक्टली ऑन बायोलॉजिक्स? नो देयर इज़ नो गाइडलाइन कि हम डायरेक्टली बायोलॉजिक्स पे चले जाएं, बायोलॉजिक्स डायरेक्टली नहीं। हाँ, जहाँ पे आप मजबूर हो गए हैं कि अब हम कोई है ही नहीं, कोई और चारा ही नहीं है, फिर हम डायरेक्टली बायोलॉजिक्स पे जाते हैं। Even with the mild disease, the aim is to treat it, to cure it. Like यस, इवन विद द माइल्ड डिजीज़ आपने उसको नहीं छोड़ना, अगर आपने उसका रिमिशन क्राइटेरिया पूरा करना है, डैश 28 जो हम मोस्ट कॉमन फॉलो करते हैं, आपने रिमिशन क्राइटेरिया पूरा करना है। और आज भी मेथोट्रेक्सेट शानदार तरीन दवाई समझी जाती है रूमेटॉइड के लिए। दिस इज़ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, तो कोई लिफोरा शिफोरा की तरफ जंप नहीं करने, सिंपल। तो इसलिए माइकोफिनोलेट जस्ट फॉर लंग्स, it is not the drug for joints. It is not the drug for joints. So if a patient comes with rheumatoid associated interstitial lung disease or a UIP, and I am in the favor of methotrexate, right? Because the data is evolving in the favor of methotrexate now. The world is changing on methotrexate. Yes. This myth has been debunked that methotrexate is pulmotoxic. It's no more valid. बिल्कुल ऐसे। So what do you suggest me that I should go for the mycophenolate mofetil and or I should switch to methotrexate? अभी सर जो अभी मैं बात यही कर रहा था कि हमारे आप तो कर सकते हैं, आप मेथोट्रेक्सेट पे पेशेंट को कर देंगे, डाल देंगे पेशेंट को, आपने उसको फॉलोअप करना है, आपने उसकी रेगुलर स्पायरोमीट्रीज करनी है। वो पेशेंट यहाँ से आपसे स्किप हो जाएगा, आपने उसको बुलाया था महीने बाद, वो आएगा साल बाद। अब अगर उसको मेथोट्रेक्सेट की वजह से लंग फाइब्रोसिस गॉड फॉरबिड स्टार्ट हुआ था, तो वो तो जब आएगा तो बिल्कुल ही फारिग हुए होंगे लंग्स। तो इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मेथोट्रेक्सेट की एक क्यूमुलेटिव डोज है कि उस डोज तक आप पहुंचते हैं तो उसके बाद सर क्यूमुलेटिव डोज, द कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव डोज फॉर मेथोट्रेक्सेट इज़ गॉन। हाँ, बीइंग रूमेटोलॉजिस्ट हम कोई क्यूमुलेटिव डोज मेथोट्रेक्सेट की नहीं कंसीडर करते। और ये उसके ऊपर है, आप लोग जैसे कि अगर किसी का लिवर एंजाइम परसिस्टेंटली रेज रह रहे हैं, देन यू कंसीडर द क्यूमुलेटिव डोज, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास ये है कि जैसे मेथोट्रेक्सेट लिवर को कर रही है इंजरी, हम उसको चेंज करते हैं फिर, देन वी हैव नो ऑप्शन। तो वो अभी वो पुराना कंसेप्ट हो गया क्यूमुलेटिव डोज।
No, there is no. Unfortunately, there is no prevention. But the only thing we are left with early detection, early diagnose, early treat. जब भी आपकी लंग फाइब्रोसिस एडवांस हो जाएगी, पल्मोनोलॉजिस्ट बैठे हैं, इनको पता है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते.